Hello students, today we will see wave mechanical model of an atom. In this concept, there are two theories, that is de Broglie concept and Heisenberg uncertainty principle. As in the previous lecture, we have studied about the इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में देखा था हमने. अब हम देखेंगे कि उस वेव का मैकेनिकल मॉडल कैसे होता है. तो लेट्स स्टार्ट विथ इट. So first is de Broglie concept. It is the spelling is Broglie, but it is pronounced as Broglie. Okay. So what de Broglie says that same as light, electron also has both particle and wave nature. De Broglie का बोलना है कि as light electron has both particle and wave nature. तो इससे पहले हमने देखा था प्लैंक कांस्टेंट, जो हमने सीखा था उसमें क्या दिखाया था कि प्लैंक says कि any particle, any wave which absorb or emit the light, it is in the form of photon. ठीक है, मतलब एनर्जी जो लाइट एब्सॉर्ब और इमिट करता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन. सो अब लाइट में फोटोन आ गया, फोटोन शो सेम बिहेवियर एज इलेक्ट्रॉन. तो इसका मतलब प्लैंक का बोलना है कि लाइट में क्या है, फोटोन है, दैट इज पार्टिकल है. मतलब उसके बाद में आइंस्टाइन ने ये जो यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इट इज अ फोटो इलेक्ट्रिक कंसेप्ट शोन बाय आइंस्टाइन. तो आइंस्टाइन ने क्या बताया कि जब इलेक्ट्रॉन पे आप लो एनर्जी फोटॉन्स जब डालते हो, स्ट्राइक करते हो, तो वहां पे क्या होता है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ वेव लाइक स्ट्रक्चर. मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर कन्वर्टेड इनटू वेव. ओके, सो ये आइंस्टाइन का बोलना है. तो जब आइंस्टाइन और प्लैंक बोल रहे हैं कि पार्टिकल वेव बिहेव्स एज ए पार्टिकल, वेव में फोटोन है, पार्टिकल है, ऐसे प्लैंक और आइंस्टाइन का बोलना है. तो फिर ब्रॉयल ने बोला कि जैसे आप बोल रहे हो कि वेव बिहेव्स एज पार्टिकल, सो व्हाई कांट पार्टिकल बिहेव एज वेव. पार्टिकल वेव की जैसे बिहेव नहीं कर सकते क्या? तो इसलिए उसका बोलना है कि सेम एज लाइट, इलेक्ट्रॉन ऑल्सो हैज बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर. इलेक्ट्रॉन जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, तो उसको दोनों नेचर है, ऐसे ब्रॉयल का बोलना है. एंड उसका ये भी कहना है कि दिस इज द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, मीन्स एनी पार्टिकल इन द मैटर शोज दिस बिहेवियर, ऐसे ब्रॉयल का बोलना है. तो देखते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है. इस पे से ब्रॉयल ने आइंस्टाइन और प्लैंक का इक्वेशन लेके अपना एक इक्वेशन बनाया है फॉर प्रूविंग दिस स्टडी. आइंस्टाइन का इक्वेशन है एनर्जी, प्लैंक का भी इक्वेशन एनर्जी ऑफ लाइट है, आइंस्टाइन का भी एनर्जी ऑफ लाइट है. आइंस्टाइन ने बोला कि एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन मास एंड वेलोसिटी, while Planck says कि energy is dependent on the frequency of light. So you know what is frequency of light, that is कि एक पॉइंट से कितने वेव्स 1 सेकंड में पास हो रहे हैं, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. तो फिर उसके बाद में इन दोनों इक्वेशन को जब इक्वेट किया ब्रॉयल ने, तो उसको बाद में इक्वेशन मिलता है, दैट इज वेवलेंथ ऑफ द एटम. और वेवलेंथ मिलता है, इट इज h अपॉन mc. सो दिस इज द वेवलेंथ. बट फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, दैट इज बड़े जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके लिए वेलोसिटी न्यू कैन बी रिप्लेस विद द स्पीड ऑफ लाइट. दस आवर इक्वेशन बिकम्स, so c is replaced by v. So now de Broglie equation, this is de Broglie equation, that is lambda is equal to h upon mv. Lambda is the wavelength and v is the velocity, h is the Planck's constant, m is the mass. So you know what the momentum is. Momentum is the product of mass and velocity. तो डी ब्रॉयल का बोलना है कि जो भी पार्टिकल मैटर में मोमेंटम दिखाता है, मास और वेलोसिटी दिखाता है, वो मेरा दैट इज डी ब्रॉयल का इक्वेशन अगर वो फॉलो करता है, कुछ वैल्यू वेवलेंथ दिखाता है, तो मीन्स उसका वेव बिहेवियर है. ऑब्वियसली अगर कोई मास और वेलोसिटी है किसी चीज की, जैसे प्लैंक कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट है, उसका वैल्यू कांस्टेंट है. यहाँ पे कैसे चाहिए, मास और वेलोसिटी, और एवरीथिंग इन द मैटर हैज मास एंड वेलोसिटी, है ना. कुछ भी कोई भी चीज है, उसका मास भी है और वेलोसिटी भी है. तो मास वेलोसिटी जहाँ पे आया है, वो पार्टिकल क्या दिखाएगा, वेव बिहेवियर दिखाएगा. ऐसे किसका बोलना है, डी ब्रॉयल का बोलना है. जैसे
फॉर एग्जाम्पल इफ एनीथिंग इज देयर, कि अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या है, मास भी है और वेलोसिटी भी है। जब अगर उस पे हम कुछ लाइट अगर डालते हैं तो क्या होगा, इट विल एक्सेलरेट एंड वेलोसिटी उसमें फॉर्म होगी, तो उसका वेलोसिटी भी आएगा। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन का मास और वेलोसिटी अगर इस इक्वेशन में डालते तो हमको कुछ ना कुछ वेवलेंथ दिखेगी। उस वेवलेंथ पे अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन का कौन सा बिहेवियर रहेगा, वेव बिहेवियर हमको दिखेगा। फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर हमारे अराउंड अगर आपको लगता है कि हाँ, अगर हर चीज, ब्रॉयल का बोलना है कि मैटर की हर चीज अगर वेव फॉर्म दिखाती है तो फिर हमको क्यों नहीं दिखता। जैसे अगर हम बॉल फेंकते हैं तो बॉल का अगर फेंकते हैं उसमें क्या आता है, वेलोसिटी हम उसकी चेक कर सकते हैं, मास भी चेक कर सकते हैं, तो हमको उसकी वेव्स क्यों नहीं दिखती, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। बट व्हाट द प्रॉब्लम इज, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। जहाँ पे मास ज्यादा रहेगा तो वेवलेंथ तो बहुत कम रहेगी। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है एज कंपेयर टू द बॉल बहुत कम है, तो इसलिए उसकी वेवलेंथ ज्यादा आती है और वो प्रॉपर वेव्स दिखते हैं और वो वेवलेंथ हम डिटेक्ट कर पाते हैं। बट जो वेवलेंथ बाकी जैसे बॉल है, तो बॉल का मास बहुत ज्यादा आएगा। अगर हम बॉल का मास यहाँ पे डालते हैं और प्लैंक्स कांस्टेंट हमको पता है, तो इट विल बी 0.000 समथिंग कुछ आएगा वैल्यू, और ये वैल्यू हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी कांट डिटेक्ट द वेवलेंथ और वेव्स ऑफ द मैटर, दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ द मैटर जो अराउंड हमारे हैं, जो हमको दिखते हैं, उनके हमको इस कारण वेव्स नहीं दिखते हैं। तो उसके बाद में कुछ सालों बाद जब डी ब्रॉयल ने अपना इक्वेशन दिया था, उसके बाद में कुछ सालों बाद पता चला कि वेव नेचर ऑफ लाइट रेज एंड एक्स रेज proved, that is that on the basis of their interference and diffraction। तो लाइट रेज जो एक्स रेज है उनका वेव नेचर बहुत सालों बाद पता चला कि वो ऐसे वेव नेचर दिखाते हैं। इन द फर्स्ट डायग्राम यू कैन सी दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस इज इन द, इट इज इन द वेव फॉर्म, और यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकल में इंटरफेरेंस दिखाई दे रहा है। और सेकंड इमेज में आप देख सकते हो यहाँ पे डिफ्रैक्शन, हाउ लाइट इज डिफ्रैक्टिंग, वो दिखाई दे रहा है। तो अब एक्स रेज लाइट रेज में क्या है, फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब ये जो फर्स्ट डायग्राम में जो इंटरफेरेंस है, सेकंड डायग्राम में डिफ्रैक्शन है, वो कौन दिखा रहा है, फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, विच आर पार्टिकल बाय नेचर। तो पार्टिकल्स अगर आपको वेव बिहेवियर दिखा रहे हैं, इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम कौन से बिहेवियर दिखा रहा है, पार्टिकुलेट बिहेवियर भी और वेव बिहेवियर भी दिखा रहा है। दिस वाज प्रूव्ड आफ्टर सम डेज व्हेन ब्रॉयल stated his equation। okay, so अब ब्रॉयल का इक्वेशन उसका पोस्टुलेट ट्रू हो गया आफ्टर द after knowing the light rays and x rays इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन प्रूव होने के बाद अब ब्रॉयल का भी इक्वेशन प्रूव हो गया है। सो नाउ व्हाट इज सिमिलरिटी बिटवीन डी ब्रॉयल कंसेप्ट एंड बोर थ्योरी। अब जो बोर है वो पहला पर्सन था जिसने हमको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं, इट रिवॉल्व्स इन द, वहां पे कोई ना कोई एनर्जी लगती है, एब्सॉर्ब होती है और इमिट होती है। तो लेकिन डी ब्रॉयल ने बताया कि हाँ, एनर्जी एब्सॉर्ब इमिट होती है, लेकिन वहां पे उनका फॉर्म क्या है, वेव फॉर्म है। बोर क्या बोलता है कि नहीं, इट इज सर्कुलर फॉर्म, उसने अपने अपने ऑर्बिट बना दिए। लेकिन डी ब्रॉयल का बोलना है कि नहीं, ऐसे ऑर्बिट नहीं होते हैं, वहां पे क्या होता है, वेव फॉर्म होता है। हर पार्टिकल के बिहेवियर के ऊपर से उसका वेव फॉर्म होता है। तो उनमें अब दोनों के कंसेप्ट अलग है, बट उनमें सिमिलैरिटी क्या है, तो हमने देखा था बोर एटम का एंगुलर मोमेंटम जो था, एज इट रिवॉल्व्स, एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सर्कुलर मैनर, सो उसका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम रहेगा। कोई भी बॉडी सर्कुलर मैनर में अगर रिवॉल्व होती है तो उसका क्या रहता है, एंगुलर मोमेंटम, विच इज द nh/2 इसका वैल्यू, n का वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल था। ओके, सो डी ब्रॉयल ने क्या दिखा है कि डी ब्रॉयल का अगर हम यहाँ पे देखते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ एन ऑर्बिट एंड दैट इज 2πr, और n इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ, दैट इज n लैम्बडा। ठीक है, तो वेवलेंथ का अगर हम मल्टीपल देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम डी ब्रॉयल इक्वेशन इसमें पुट करें तो हमको पता चलेगा कि डी ब्रॉयल्स एंगुलर मोमेंटम इज सेम एज दैट ऑफ बोर्स at
एंगुलर मोमेंटम, मतलब दोनों का एंगुलर मोमेंटम सेम है, दैट इज NH/2 पार, और n की वैल्यू इंटीजर है, दैट इज द सिमिलरिटी बिटवीन डी ब्रॉयल कंसेप्ट एंड बोर थ्योरी। मतलब दोनों का भी क्या है, एंगुलर मोमेंटम एकदम सेम आ रहा है, बिकॉज बोथ आर डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द पार्टिकल, एंड वहां पे भी यहाँ पे सर्कुलर बिहेवियर है, इसलिए 2 पाई आर आ रहा है। और अगर हम इसको वेवलेंथ, दैट इज डी ब्रॉयल वेवलेंथ में अगर ये वैल्यू डालते हैं तो हमको सेम इक्वेशन मिलता है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से हेंस एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन is an integral multiple of a constant, that is it is not in fractions, it is integral multiple. Okay, so now hence the de Broglie equation is proved, and we have seen de Broglie equation, हमको de Broglie postulate समझ गया, फिर उसके बाद में हमने देखा कि de Broglie postulate में क्या उसका इक्वेशन था, फिर इक्वेशन के बाद में हमने देखा उसका डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस से क्या रिलेशन था, उसके बाद में हमने देखा सिमिलरिटी बिटवीन डी ब्रॉयल एंड बोर थ्योरी. Now next is Heisenberg uncertainty principle. Uncertainty itself says something error is there. ओके, तो हाइजेनबर्ग का बोलना है ठीक है, विद द ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल एंड वेव, मैं मानता हूँ कि ड्यूअल नेचर है पार्टिकल एंड वेव, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्यूरेटली डिटरमाइन बोथ द पोजीशन एंड वेलोसिटी एट द सेम टाइम. हाइजेनबर्ग का बोलना है कोई भी चीज का पोजीशन और वेलोसिटी एक टाइम पे हम नहीं बता सकते. अब आप बोलोगे कि पोजीशन और वेलोसिटी, वेलोसिटी मीन स्पीड, तो आप बोलोगे कि जैसे हम कार में रहते हैं तो कार का जो पोजीशन है और जो स्पीड है दोनों हमको पता चल जाता है ना. जैसे हम कार में रहते हैं तो दोनों चीज हमको एक साथ हम बता सकते हैं कि कार की पोजीशन अभी ये है और इसका स्पीड ये है. तो हाइजेनबर्ग का बोलना है कि दिस इज अप्लीकेबल टू द लो मास पार्टिकल्स. ओके, तो उसका बोलना है कि इट इज अप्लीकेबल टू लो मास पार्टिकल. हाउ, we will see in this diagram, that is it shows कि इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम ये अप्लाई करें इलेक्ट्रॉन्स पे, सपोज कार का एग्जांपल हो गया, अब हम इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, इलेक्ट्रॉन हमको नहीं दिखाई देते. ओके, अगर हम फोटोन, इंसिडेंट फोटोन, दैट इज इलेक्ट्रॉन पे अगर हम फोटोन दैट इज लाइट अगर स्ट्राइक करते हैं तो हमको क्या दिखेगा, इलेक्ट्रॉन दिखेगा. इलेक्ट्रॉन दिखेगा मतलब उसकी पोजीशन हमको पता चलेगी. जो हम माइक्रोस्कोप से अगर उसको देख रहे हैं तो हमको माइक्रोस्कोप से अगर हम देखेंगे तो उसकी पोजीशन पता चलेगी, बट ड्यू टू द इंसिडेंट फोटोन क्या होगा, इट विल एक्सेलरेट एंड विल गो टू द अनदर पोजीशन. ठीक है, मतलब उसको फोटोन मिल रहा है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दूसरे पोजीशन पे जाएगा. दूसरे पोजीशन पे जाएगा मीन्स वहां पे क्या आ रहा है, स्पीड आ रहा है. स्पीड आ रहा है मीन्स वेलोसिटी. तो अगर आप अब वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे, ठीक है, फिर अब पोजीशन कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, फिर वो नेक्स्ट पोजीशन पे जाके अगर रुकेगा तब पोजीशन कैलकुलेट कर पाओगे. मीन्स यू कांट कैलकुलेट बोथ थिंग्स एट द सेम टाइम. दोनों चीजें सेम टाइम पे कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं, यही हाइजेनबर्ग का बोलना है. मतलब आप कैलकुलेट कर भी लोगे बट देयर विल बी अनसर्टिनिटी. अनसर्टिनिटी मीन्स एरर आएगा. मतलब आप पोजीशन और वेलोसिटी दोनों चीजें अगर साथ में कैलकुलेट कर रहे हो तो क्या होगा, आएगा उनका वैल्यू बट देयर विल बी अनसर्टिनिटी, अलग उसका एरर आ जाएगा. मीन्स दोनों का वैल्यू करेक्टली पता नहीं चलेगा. ऐसे हाइजेनबर्ग का ऑब्जर्वेशन है. सो कैसे, उसने अपना एक फॉर्मूला निकाला है, दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर्मूला. सो उसमें उसका बोलना है कि सपोज एक्स इज द पोजीशन एंड पी इज द मोमेंटम. ठीक है, एक्स क्या है, पोजीशन है, पी इज द मोमेंटम. मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. सो error in the position is given by delta x and error in the momentum is given by delta p. तो अगर उसने कहा है कि डेल्टा x एंड डेल्टा p का अगर हम वैल्यू निकाले तो इट शुड बी h/4 pi. व्हाट इज h/4 pi? तो h/4 pi is the positive value which Heisenberg found out after calculating delta x and delta p. दैट इज एरर इन पोजीशन और एरर इन मेजरमेंट के बाद में उसका बोलना है कि h/4 उसने एक वैल्यू निकाली है जो पॉजिटिव है वो आएगी, ऐसे उसका बोलना है इसके एरर निकालने के बाद में. तो अगर मोमेंटम का वैल्यू अगर हम mv, सिंस यू नो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, अगर वो वैल्यू हम यहाँ पे ऐड करें तो लास्ट में अगर मास को हम राइट साइड में लेके जाए तो लास्ट में हमको इक्वेशन मिलता है, दैट इज डेल्टा x डेल्टा v which is greater than and equal to h/4 pi m. h/4 pi m is positive value of error in position and
वेलोसिटी, ठीक है। पोजीशन वेलोसिटी का जो एरर है उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगा। अब राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू कैसे आ रहा है, तो इट इज गिवन मास है वहां पे, तो जहां पे भी मास है वहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा ही। क्यों आएगा, क्योंकि किसी का भी मास जो है वो सर्टन होता है, इसमें अनसर्टेनिटी नहीं होती है। सपोज कोई पर्सन है जो भाग रहा है, तो उसका अगर हम मास देखेंगे, सपोज इट इज 40 केजीज, उसका 40 केजी का है, वो भाग रहा है तो उसका मास, उसका वेट कम होगा क्या, नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई देयर इज नो अनसर्टेनिटी इन द मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, मास कांस्टेंट रहेगा उसका। लेकिन अनसर्टेनिटी कहाँ पे आ सकती है, जब वो भागेगा उसकी पोजीशन में और उसकी वेलोसिटी में। तो उसका बोलना है कि अगर आप डेल्टा एक्स अगर आप एरर इन द पोजीशन दिखा रहे हो और एरर इन पोजीशन का अगर वैल्यू निकालते हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, वेलोसिटी का एरर आएगा। मीन्स अगर वेलोसिटी निकालते हो तो पोजीशन का कुछ ना कुछ एरर आएगा, मीन्स अनसर्टेनिटी इज विल बी देयर। तो इसलिए एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑटोमेटिकली इंडिकेट्स लार्जर अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ अदर क्वांटिटी। एक क्वांटिटी को मेजर करोगे तो दूसरी क्वांटिटी में जरूर अनसर्टेनिटी आएगी, ऐसे हाइजेनबर्ग का बोलना है। दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन, दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी is greater than or equal to h upon 4 pi m shows the Heisenberg equation, and it proves the Heisenberg equation. So we'll see the summary of de Broglie concept and Heisenberg uncertainty principle. तो de Broglie ने क्या बोला था, dual nature of matter, that is particle behaves as wave and particle at the same time. इसका बोलना है कि एक जो पार्टिकल है वो वेव, दैट इज इलेक्ट्रॉन, बिहेव्स एज पार्टिकल एंड वेव एट द सेम टाइम, ऐसे डी ब्रोइल का बोलना है। फिर उसने इक्वेशन भी दिया, दैट इज वेवलेंथ इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। इट इज जो सब्सटेंस है जिसकी मास और वेलोसिटी है, तो वो क्या दिखाएगा, डी ब्रोइल कंसेप्ट प्रूव करेगा, वो अपना वेव बिहेवियर, पार्टिकुलर बिहेवियर, दोनों बिहेवियर दिखाएगा। और ये कंसेप्ट, ये फॉर्मूला उसने निकाला है फ्रॉम प्लैंक एंड आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था, प्लैंक ने दिया था कि देयर इज वेव में जो एनर्जी होती है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, दैट इज पार्टिकल। तो आइंस्टाइन और प्लैंक ने बता दिया था कि वेव जो है वो पार्टिकल बिहेवियर दिखा रहे हैं। डी ब्रोइल ने बताया कि पार्टिकल आल्सो शोज वेव बिहेवियर। और उसके बाद में कुछ सालों बाद इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के जब दिखे, तो वो उन्होंने प्रूव कर दिया। उनकी वैल्यूज जब हमने इस फॉर्मूला में डाली, ये फॉर्मूला, इसकी वेवलेंथ पॉजिटिव आई, सही आई, और वो डिटेक्ट करने के बाद में हमको वेव बिहेवियर दिखा, तो डी ब्रोइल कंसेप्ट यहाँ पे प्रूव हो गया। सो उसके बाद में देखा था सिमिलरिटी बिटवीन डी ब्रोइल एंड बोर। तो डी ब्रोइल एंड बोर ने दोनों में क्या सिमिलरिटी, दैट इज एंगुलर मोमेंटम फॉर बोथ द पार्टिकल्स आर सेम। स्टिल बोर का कंसेप्ट क्या था कि इट इज सर्कुलर, ऑर्बिट्स आर सर्कुलर। डी ब्रोइल बोलता है कि इट इज इन वेव नेचर। ये डिफरेंस होके भी उनमें एंगुलर मोमेंटम दोनों का सेम, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू दोनों की सेम आती है। नेक्स्ट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का क्या बोलना है कि both position and velocity we can't determine simultaneously। किसी भी चीज का पोजीशन और वेलोसिटी हम एक टाइम पे डिटरमाइन नहीं कर सकते। हाइजेनबर्ग का बोलना है, उसके लिए उसने अपना इक्वेशन भी निकाला है, दैट इज डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन टू डेल्टा वी, दैट इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, is greater than and equal to h upon 4 pi m। दैट इज जो पोजीशन एंड वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी है, उसकी वैल्यू ऑलवेज इट विल कम पॉजिटिव, इट विल कम पॉजिटिव। ओके, सो मीन्स इसका बोलना है कि देयर इज, तो हमने आज दो कंसेप्ट पढ़े, डी ब्रोइल एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। डी ब्रोइल का बोलना था, तो हमको आज दो चीजें कंक्लूड हो गई, दैट इज पार्टिकल बिहेव्स एज, इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज बोथ पार्टिकल एंड वेव। और दूसरा क्या पता चला हमको कि कोई भी चीज का पोजीशन और वेलोसिटी हम साइमल्टेनियसली चेक नहीं कर सकते, करे अगर चेक तो उसमें क्या आएगा, एरर आएगा, अनसर्टेनिटी आएगा। ओके, थैंक यू।